प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान के लहजे में तल्खी मजीद बढ़ गई। सियासतदानों, एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया समेत सबसे नाराज। आइंदा कमजोर हुकूमत ना लेने का ऐलान। क्या मनपसंद नताइज न मिलने पर खान मजीद सख्त सियासी फैसले करने जा रहे हैं। आज सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों से मुताल्लिक क्या कहा। मुलाकात में मौजूद सहाफी सैयद ओन शिराजी से अंदर की कहानी जानेंगे। आज की मुलाकात में वो मौजूद थे। इसके अलावा बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर पाकिस्तान में हुकूमतों से भी ज्यादा ताकतवर निकला। हुकूमत ने महंगी गैस फर्टिलाइजर सेक्टर को इंतहाई सस्ते दामों बेच दी। सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी में हुकूमत और फर्टिलाइजर माफिया के गठजोड़ का भांडा फूट गया। फर्टिलाइजर सेक्टर को कैसे नवाजा जा रहा है, जानेंगे सेनेट कमेटी बराए पेट्रोलियम के चेयरमैन सेनेटर अब्दुल कादिर से। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद केसेस में खतरनाक इजाफा। 3 बरसों में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के सवा 63,000 केसेस रजिस्टर। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। ये 3 अहम मौजूआत हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस सेगमेंट में मौजूद है सीनियर सहाफी सैयद ओन शिराजी, जो आज थोड़ा सा जी करेक्शन, ये मीटिंग कल हुई थी। ये जो सहाफियों की मीटिंग है कल हुई थी बनी गाला में, जिसमें और लोग भी थे, सहाफी दोस्त थे, तो ओन शिराजी साहब डिटेल्स इसकी बिल्कुल सो कल हुई थी, आज नहीं हुई है जी। कल ये मीटिंग हुई थी। सैयद ओन शिराजी इस मीटिंग में मौजूद थे और इसकी थोड़ी सी पहले तो ये जानेंगे सैयद ओन शिराजी से पहले आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और शिराज साहब ये बताएगा कि ये एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। खान साहब ने इस मीटिंग में जिन लोगों को बुलाया, डेफिनेटली वो सहाफत से उनका ताल्लुक था, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी थे, इसमें सहाफ़ी नहीं थे, एंकर्स नहीं थे, कुछ यूट्यूबर्स थे। आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? मैं थोड़ा सा फिर आपको करेक्ट कर दूं, यूट्यूबर सोशल मीडिया की नहीं थी, ये प्रेस क्लब के लोग थे और प्लस यूनियन के लोग थे, सारे सहाफ़ी थे, इसमें सोशल मीडिया यूट्यूबर एंकर्स वगैरह नहीं थे। एंकर जो दूसरे हैं वो नहीं थे, तो मेरा ख्याल है आप वो शिराजी साहब आपको। अच्छा शिराजी साहब ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन मौजूद था और इन लोगों के साथ मिलने का कोई खास मकसद था कि एंकर्स को नहीं बुलाया गया और इन लोगों को बुलाया गया, और कुछ बता सकते हैं कि एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था, अगर वन लाइनर हो तो। रबिया, अगर देखें खान साहब इससे पहले जब हुकूमत में रहे हैं 4.5 साल, और फिर उसके बाद अब जब से अपोजिशन में आया तो वो हमेशा यही करते हैं, मखसूस एंकर्स को बुलाते हैं या मखसूस यूट्यूबर्स को बुलाते हैं। लेकिन अब शायद खान साहब को एक डिफरेंट किस्म की सूरत हाल का सामना है, तो उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो मुंतखब बॉडी है उसके साथ मुलाकात का फैसला किया। और ये मुलाकात जो थी इन मुंतखब बॉडियों और खान साहब के माबैन थी, और वहाँ पे कुछ हमने अपना नोरा सुनाया यकीनी तौर पे कि हमारे साथ आपके 4.5 सालों में क्या हुआ, कितने 10,000 से ज्यादा मीडिया वर्कर जो है वो बेरोजगार हुए, प्रेस क्लब की ग्रांट बंद हुई, और आपने हमारे साथ क्या क्या जुल्म ज्यादती किया। तो ये बेसिकली उस रेफरेंस में मुलाकात थी। लेकिन कोई भी मुलाकात हो फिर खान साहब खबर को बनाते हैं और खान साहब ऐसी बातें करते हैं जो खबर बनती है, लेकिन बेसिकली तौर पे मीडिया के मसाइल के हवाले से ये मुलाकात। आपके कहने पे हुई मुलाकात, यानी आप लोगों की तरफ से कहा गया या खान साहब ने खुद बुलाई? देखिए दोनों तरफ से मतलब हम भी ये चाह रहे थे कि आगे उनका लॉन्ग मार्च, मुमकिन लॉन्ग मार्च है, अगर वो उसको करते हैं तो जो साथियों को मसाइल दरपेश है, हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, जो फीमेल जो हमारी कुलीग्स होती हैं, उनके साथ जो है उनको हरासा किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो हम ये चाह रहे थे कि इस मामले को जो है वो पहले डिस्कस करें, बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए और उसके बाद फिर हमारे दोस्तों को उसी सूरत हाल का सामना करना पड़े जो हमेशा से तहरीक इंसाफ के जलसों में रह गया। तो दोनों तरफ से इसको कम्युनिकेट करके और कोऑर्डिनेट करके मुलाकात की। अच्छा, आपकी ओन शिराजी साहब, मैं आपका वीलॉग देख रहा था, जिसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट की है वेरी काइंडली कि आप हमारे शो में आए हैं, बड़ी डिटेल से आपने वहाँ भी बातें की हैं। तो मेरा इंप्रेशन ये है, मैं इंप्रेशन जो आपका मैंने देखा है सारा, कि खान साहब वो गुस्से में थे, सबसे नाराज़ थे, वो मीडिया से भी नाराज़, वो सेठ मालकान से भी नाराज़, वो एंकर से भी नाराज़, उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा साहब का कहा जिन आपके गुस्से में आ जाते हैं, उनसे भी नाराज़, सियासतदानों से भी नाराज़, सबसे नाराज़, हुकूमत से भी। तो ये आपका क्या इंप्रेशन है? मेरा इंप्रेशन ठीक है या मैंने गलत समझा है इस बात को? जी बिल्कुल रऊफ साहब, सेकंड करूंगा आपकी बात को कि खान साहब एंग्री ओल्ड मैन लग रहे थे। यंग मैन तो कह नहीं सकता, 70 वैसे ओल्ड मैन वाली बात है, मुझे एतराज़ है। खान साहब इज क्वाइट यंग पर्सन और वो माशाल्लाह ठीक है, उम्र उनकी 70 हो सकती है, बट भाई बॉडी अपने आप को जो फिट रखा है वो तो मेरे ख्याल 20s वाले किसी को नौजवान वाला उनका वो है।
आपने फेस की बात की है और मैंने एज की बात की है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एंग्री ओल्ड मैन कह दिया सर। तो उसमें ये है कि बिल्कुल खान साहब की जो टोन थी, जो अंदाज था, खान साहब एक माइंड सेट बना के बैठे हुए हैं और ये माइंड सेट कोई 1-2 दिनों में नहीं बना। खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो एक मखसूस लाइन है उसके राइट साइड पे है वो उनके साथ हैं, जो लेफ्ट साइड पे हैं वो उनके खिलाफ है, चाहे वो मीडिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। इसीलिए उन्होंने जब इब्तदा में ही, जब हमारी बात अभी शुरू हुई, जब कि हम साथियों के मसाइल डिस्कस करने गए थे, तो उन्होंने बात ही जनरल बाजवा से शुरू की और जब हमने कहा कि आपसे खुलकर बातें करेंगे तो उनका कहना था कि मैं जल्दी नाराज नहीं होता जितना जनरल बाजवा हो जाते हैं। तो नहीं, उन्होंने एक मिनट ठहरेगा, उन्होंने ये बात किस कंटेस्ट में की कि जनरल बाजवा साहब जल्दी नाराज हो जाते हैं, मैं नहीं हो जाता? इसका क्या बैकग्राउंड था इसका? डॉक्टर साहब, ये मीटिंग बिल्कुल जब स्टार्ट हुई है, खान साहब अंदर एंटर हुए हैं और वो बैठते गए हैं, तो उनसे बात यहाँ से शुरू हुई कि आज हम आपसे जरा खुल के बात करेंगे, तो आपने इस पे नाराज नहीं होना, हमारी बात सुनी है। अच्छा। उन्होंने आगे से कहा कि खुलकर बातें करें, मैं जल्दी नाराज नहीं होता जितना जनरल बाजवा जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो यानी वो उससे पहले या तो इस हवाले से मीटिंग कोई करके आए थे या उनके इंप्रेशन, उनके माइंड में अभी जनरल बाजवा की नाराजगी जो थी वो किसी न किसी हद तक चल रही थी कि वो साथियों में आ गए और आते ही उन्होंने जो उनके माइंड पे था वो उन्होंने। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं कि खबरें आ रही हैं जिस ख्वाजा आसिफ साहब भी कंफर्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, पहले तो इनकार कर रहे थे, तो वो पहले ये हमने स्टोरी ब्रेक की थी, यहाँ पे हमारे साथ थे इसाक हकवानी साहब ने हमारे शो में कहा था कि जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। हम तो एक मुलाकात की खबर दे बैठे थे, अब पता चला है खबरें आ रही हैं 2 मुलाकातें हुई और दोनों का लग रहा है जो आप बात बता रहे हैं कि खान साहब की और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ जो उन्होंने ये कहा आपको जी मैं जनरल बाजवा साहब की तरह जल्दी नाराज़ नहीं हो जाता, हालांकि कोई इसका कोई रेफरेंस भी नहीं था जैसे आप बता रहे हैं, कोई बात भी नहीं हुई, सवाल भी नहीं हुआ। तो ये खबरें ठीक हैं कि कोई 2 मुलाकातें हुई हैं खान साहब की? आपके पास क्या है इसके हवाले से? जी खिलाफ साहब, हमारे जराए भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं और दूसरी जो मुलाकात है वो उसमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और उस मुलाकात के बाद ही खान साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मशहूर जमाना जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज की, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि नवाज शरीफ इस बात पे अड़ा हुआ है कि इंतखाबात अभी नहीं होने। तो दूसरी जो प्रेस मुलाकात है जो हमारे जराए बताते हैं उसमें खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं, अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं और दूसरी मुलाकात में भी उन्हें अर्ली इलेक्शन नहीं मिले, ताम उन्हें कुछ और यकीन दहानियां जरूर करवाई गई हैं जिसकी वजह से खान साहब अभी पूरी उम्मीद है और उसी वजह से उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको भी थोड़ा डिले किया हुआ है। तो यकीनी तौर पर ये दूसरी मुलाकात हुई है और इसमें कुछ जो है पॉजिटिव वाइब्स खान साहब के लिए मौजूद। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मेन चीज़ है उसमें आ जाते हैं, चले मीडिया से शुरू कर लेते हैं। खान साहब मीडिया पे बड़े नाराज़ लगे हैं, मुझे जो उस तस्वीर मिला है आपकी, उन्होंने सबको रगड़ कर रख दिया है एज जो उनको शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं। जरा उसकी आप डिटेल बताएंगे कि उन्होंने किस किस मीडिया ग्रुप, किस किस बंदे या क्या बातें की हैं, क्यों नाराज़ थे वो सबसे, स्पेशली मीडिया से? रऊफ साहब, अगर बात करें मीडिया के हवाले से तो 2-3, एक मीडिया ग्रुप और 1-2 साथी उनकी मतलब हिट लिस्ट पे रहे कि जब वो बात कर रहे थे। हालांकि हमने ये कहा उनसे कि आप जब ये कहते हैं कि साफी लिफाफा लेते हैं तो आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, इससे तमाम साफी जो हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपका जो फॉलोवर है वो फिर साथियों के साथ बदतमीजी भी करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सलीम साफी के लिए उन्होंने सलीम लिफाफी का लफ्ज बार बार बोला, मैं तो उसके लिए कहता हूँ, मैं तो कहीं कहता हूँ, मैं सबके लिए नहीं कहता। तो वो सलीम साफी के लिए वो बार बार कह रहे थे। और उसके बाद अगर मीडिया ग्रुप की जिस तरह आप पूछ रहे हैं तो जियो मीडिया ग्रुप जो है, जंग जियो मीडिया ग्रुप जो है, उसके हवाले से, उनके मालकान के हवाले से खान साहब ने 2-3 बार बात की। बल्कि वहां पे जंग की एक जो है वो जर्नलिस्ट भी बैठी थी। जब खान साहब ने ये कहा कि मुझे जान के कुछ जर्नलिस्टों ने ये बताया कि उन्हें कहा जाता है कि जी आप अपनी कमाई बाहर से कर लें, तनख्वाह नहीं है, उन्होंने उसको वहां पे कंट्राडिक्ट करने की भी कोशिश की। लेकिन खान साहब क्योंकि जब टोन में बोल रहे होते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है। तो उस हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने हामिद मीर साहब के वाक़े का जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की। और बाकी जो जब हमने कहा कि आपकी वजह से बहुत सारे एंकर साथी नौकरियों से गए, तो इसको बात को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और साथ फवाद चौधरी मौजूद थे और फवाद चौधरी ने कहा कि अगर कोई खुद बेरोजगार हो गया था या इदारे ने निकाल दिया था तो हमारे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल ये है कि MSR जो जंग जियो ग्रुप के मालिक हैं उनके हवाले से उन्होंने खुल के बात की। फिर हामिद मीर साहब के
वाक्य का उनके जो मामला हुआ उस पर भी उन्होंने बात की, और सलीम साफी के हवाले से नहीं, उन्होंने क्या किया हामिद मीर, क्योंकि आपने बड़ा अहम बात की है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ये समझते हैं ये मीडिया मालकान के वो दबाव था, प्रेशर से उनके दौर में, और हामिद मीर साहब के हवाले से भी ये समझा जाता है उनको भी शायद वहाँ से चैनल से आके ऑफ एयर कराने में, मीर शकील उर रहमान साहब को जेल कराने में, साहब ज़ाहिर वो प्राइम मिनिस्टर थे और ख़ुद कहते थे वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम द पावरफुल, और जो चीज़ होती है मेरे पूछने से होती है। तो मीर साहब के हवाले से क्या उनकी थी कि उनको निकलवाने में क्या कहा उन्होंने, उनका कोई हाथ नहीं है? उन्होंने बड़ा मतलब मैं कोटेड अनकोटेड उनका जुमला अगर बोल दूं, उन्होंने कहा कि अहमद मीर ने फौज के खिलाफ स्टेटमेंट दी, फौज ने मीर शकील पर प्रेशर डाला, उसने मीर शकील ने उन्हें फारिग कर दिया, बताए बतौर वजीर आजम मैं क्या करता। तो ये उन्होंने बिल्कुल इससे अपने आप को फासले पे रखा, और उन्होंने अहमद मीर के जो मामला बना यानी वो ऑफ एयर किए गए, और फिर उनका प्रोग्राम जो काफी अरसे तक उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने डायरेक्टली तौर पे इसका इल्जाम भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने नहीं कहा, डायरेक्टली तौर पे उन्होंने फौज का जिक्र किया और कहा कि फौज के खिलाफ क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो ये सारा कुछ मीर शकील ने किया, फौज के कहने पे किया, तो हमारा इसमें कोई तल्लुक नहीं। आप बताएं कि अगर मीर शकील जो है उन्हें निकाल रहा है या फेयर कर रहा है और फौज उनको कह रही है, तो बतौर वजीर आजम फिर मैं कहाँ पे आता हूँ। हाँ, मतीउल्लाह जान के मुतल्लक उन्होंने ये जरूर कहा कि जब मुझे उनके मुतल्लक पता चला कि उनको पकड़ा मतलब किसी ने उठा लिया है, तो मैंने उस पर नोटिस दिया, और फिर अगले दिन जो है वो पता चला, फौरी तौर पे उन्होंने कहा मैंने रिएक्ट किया, और फिर अगले दिन जो है मतीउल्लाह जान जो है वो जो थे वो रिहा हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी सहाफी को मेरे दौर में नहीं निकाला गया है, बल्कि सिर्फ मैंने एक केस किया, और वो केस मैंने नजम सेठी के खिलाफ जो है वो किया। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हालांकि नवाज शरीफ के दौर में 97 में जब नजम सेठी ने कुछ उनके बारे में कहा था, तो उन्होंने आईबी से उन्हें फैंटा लगवाया था, 3 दिन आईबी से फैंटा लगवाया था, मैंने तो सिर्फ नजम सेठी के खिलाफ केस किया है। तो अहमद मीर के हवाले से उन्होंने यही कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ना हमारे दौर में किसी जर्नलिस्ट एंकर को धमकियां मिली है, ना हमने कोई ऑफ एयर किया है, लेकिन दूसरी जानब ARY के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ARY के मालकान की जो बिजनेस है वो बंद किए जा रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने छोटा सा गरीदा फरूकी साहबा के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? दूसरा खान साहब को मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि जनाब खान साहब ने किसी स्टेज पे कहा कि ये मुल्क जो जिनके हवाले किया गया इससे बेहतर है बंदा मारी जाए, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं बिल्कुल खान साहब ने ये कहा, और ये तो खान साहब इस जैसे बयानात तो वैसे इन पब्लिक भी दे चुके हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क पे एटम बम गिरा दें, इस मुल्क में जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जब वो ये कह रहे थे कि मुझे ऐसी हुकूमत मिली थी जो पहले मिली थी आप मिली तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, उसी रेफरेंस में उन्होंने कहा कि ये जो लोग इस वक्त इस मुल्क को चला रहे हैं इनके नीचे रहने से तो बेहतर है कि मैं मार ही जाऊं या कोई भी जो है वो मार ही जाए। और गरीदा फारूकी के हवाले से जब उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि फीमेल जर्नलिस्ट भी मौजूद थी, तो हमने ये कहा कि आपके जो वर्कर हैं वो हरासा करते हैं फीमेल जर्नलिस्टों को, तो आप कोई वीडियो पैगाम जारी कर दिया करें, कोई ट्वीट कर दिया करें, और आगे आपका लॉन्ग मार्च आ रहा है तो ताकि वो उनको हरासा ना करें। तो उनका कहना था कि वो एक गरीदा फारूकी नामी है खातून, वो जिधर आदमी देखती है, ये बिल्कुल खान साहब के जुमले जो है वो मैं दोहरा रहा हूँ कि गरीदा फारूकी नामी खातून है, जिधर आदमी देखती है घुस जाती है। ये तो फिर सीधी बात हुई कि बैल मुझे मार। तो क्योंकि ये खान साहब ने बड़े आखिर में जाके ये बात की थी, तो कोई हमें मतलब सच अगर आप कहें कि प्रोटेस्ट वाली बात थी, हमें प्रोटेस्ट का मौका भी नहीं मिला, और खान साहब ने फिर इस बात को मुकम्मल करते हुए अगली बात पे चले गए, और उसके बाद फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। ताम ये जरूर है कि खान साहब के ये बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के रिमार्क थे बतौर एक साबिक वजीर आजम के, और हम खुद बड़े हैरान थे जब उन्होंने और रेफरेंस में बात हो रही थी, गरीदा फारूकी के किसी ने नाम नहीं लिया था, खातून जर्नलिस्टों की बात हो रही थी, लेकिन गरीदा फारूकी को इस अंदाज में, जबकि वो उस महफिल में मौजूद भी नहीं थी, ना सलीम साहब थे ना गरीदा फारूकी थी, उनको इस अंदाज में टारगेट करना जो हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। हम बतौर मेहमान खान साहब के जो है वो घर गए हुए थे, तो मेहमानों के तो वैसे भी कोई शर्म हया किया जाता है, लेकिन खान साहब ने बड़े मतलब ब्लंट अंदाज में गरीदा फारूकी के हवाले से।
अच्छा, और थोड़ा सा आपको आई बी टेकिंग बैक, आपने ही पॉइंट बताया कि जिस टाइम पे बात हुई खान साहब से, स्पेशली इस हवाले से कि जो उनके दौर में मीडिया हाउसेस के खिलाफ या सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और उन्होंने बड़ा स्विफ्टली अपने आप को डिटैच कर लिया कि मैं उनका हिस्सा नहीं था, जब मुझे पता लगा तो मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया। तो उस वक्त क्यों नहीं बताया कि या उस वक्त इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन क्यों शो नहीं किया कि उनके नोटिस में लाए बगैर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? आज वो ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब भोला बनने की कोशिश करते हैं। खान साहब इतने भोले हैं नहीं जितना वो बनने की कोशिश करते हैं। उनको चीजों का नॉलेज होता है। जब ये बताया गया उन्हें कि नेशनल प्रेस क्लब की 3 साल आपके दौरे इक़्तिदार में ग्रांट बंद रही, तो वो बाएं तरफ बैठे हुए थे फवाद चौधरी, दाएं तरफ जो थे शिबली फराज बैठे थे, उनकी तरफ देखने लग पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने उनसे ये जिक्र किया कि आपके दौर में जो है साथियों को बेरोजगार किया गया, जिनमें तलत हुसैन है, मतीउल्लाह जान है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला। मीडिया का पहला साल जरूर मुश्किल था, दूसरे साल कोरोना आ गया, मीडिया के आखिरी 2 साल जो थे हमने बड़ा उनको प्रॉफिट दिया है। लेकिन साथ में फिर वो जिस तरह पहले रऊफ क्लासा साहब इशारा कर रहे थे, फिर वो मालकान के हवाले से उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे। उन्होंने कहा कि जी मालकान जो है ये ब्लैकमेल करते हैं, सहाफत को इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, ये टैक्स नहीं देना चाहते, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने माफिया के लफ्ज मालकान के लिए, पहली दफा मैंने जो है इमरान खान के जबान से मालकान, जो चैनल मालकान है उनके लिए भी माफिया के लफ्ज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद ओन शिराजी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और इस मीटिंग में भी मौजूद थे और इस मीटिंग की डिटेल्स हमें बता रहे थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। सेनेट कमेटी बराए पेट्रोलियम के चेयरमैन सेनेटर अब्दुल कादिर और फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, जो इसके इंकशाफात हुए हैं और इस सेक्टर को कितनी मराहत मिल रही हैं, इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे सेनेटर साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पेट्रोलियम कमेटी सेनेटर अब्दुल कादिर। क्लास साहब, ओवर टू यू। फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से हमने मेनली बात सकता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तीसरा दिन है और हम पेट्रोलियम सेक्टर से बाहर ही नहीं निकल रहे। मस्त है, कमेटी में उस दिन मैं गया, वहाँ पेट्रोलियम कमेटी का इजलास था। अमूमी तौर पर ये मीडिया की या लोगों की, पब्लिक की, कुछ सेनेटर्स, कौमी असम्बली मेंबरान के बारे में राय नहीं इतनी अच्छी होती, या तैयारी नहीं करते, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं उस पेट्रोलियम कमेटी में गया और मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ पे जिस तरह सेनेटर्स ने वहाँ कंडक्ट किया, प्रोसीडिंग की, क्वेश्चंस किए, प्रोब किए। मुझे स्पेशल नाम लेने दें, अगेन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल कादिर साहब जो हैं चेयरमैन कमेटी के, बड़ी ग्रिप के साथ, बड़ी अपनी कमांड के साथ, और बलूचिस्तान के लिए बहुत सारा लड़े हैं कमेटी में। वहाँ पे एसएस सुई गैस के जो महकमे दीगर लोगों से उनके रेट्स के लड़े। फिर वहाँ पे आपको याद होगा रात हमने लिया सैफुल आबड़ो साहब, वो बहुत अच्छा बोले हैं। फिर उसका फिदा हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू की। सो एवरीबॉडी इन कंट्रीब्यूटेड और बड़ा कुछ वहाँ से ले के आया हूँ मैं, बड़ा कुछ सीख के आया हूँ। और मुझे अगेन जो सबसे बड़ी खुशी है, हमारे सेनेटर तैयारी के साथ जाते हैं और इन्होंने जितने ऑफिशियल्स बैठे हुए थे सबको इन्होंने अपने सवालों से, चीज़ों से उनको स्पीचलेस किया। बहुत सारे सवालों के जवाबात भी नहीं थे उनके पास। उसके बाद अगर मुसद्दिक मलिक साहब थे, उन्होंने भी अपना बेहतर तरीके से जवाब वो सवाल दिया, वो भी तैयारी के साथ आए हुए थे, उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर ही है। तो मेरा ख्याल है अगर कादिर साहब से शुरू करते हैं तो एक एक करके ना हम डेली बेसिस पे सेक्टर लेते आते हैं, क्योंकि 3 घंटे की मीटिंग में बहुत कुछ वहाँ पे सवालात हुए थे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम क्लासा साहब, क्या हाल है? बिल्कुल जी फाइन सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। मैं सिर्फ स्पेसिफिक 1-2 मैं सेक्टर पे आपसे बात करना चाहता हूँ जिसपे आपने बड़ी अहम बातें की, आपने भी की और साथ में सैफुल आबड़ो साहब भी थे, बाकी भी थे, और बड़े आपने कूल अंदाज में मस है जो कि एक चेयरमैन का होना चाहिए कि सवालात अच्छे किए, लेकिन वहाँ माहौल भी गर्म सर्द होता रहा, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ें हैंडल की। आपने सबसे बड़ा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर को आपने फोकस किया, जो रियायतें बताई कि कितने जो उन्होंने भी बताई, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी बताया, ज़रा हमें बताएंगे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर को क्या मिल रहा है, दुनिया में क्या मिल रहा है, कितने डॉलर्स में हम वहाँ से गैस लेकर आ रहे हैं, इनको किस रेट पे मिल रही है, पाकिस्तानी अवाम को किस रेट पे मिल रही है, सब्सिडी कौन दे रहा है, इतने बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं, वो ये ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, अवाम को पता चलना चाहिए कि ये जो रोते रहते हैं हमारे सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, गैस किस डॉलर पे लेके इनको किस रेट पे दी जा रही है। मेरा ख्याल लोग बड़े हैरान होंगे और सुनना चाहेंगे आपके मुँह से सर। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। राव भाई, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी जो नेचुरल गैस, जो इंडिजिनस गैस है, पाकिस्तान से निकलती है, तो वेल हेड पे उसकी कोई प्राइस डॉलर्स में कैलकुलेट होती है। वो भी जो कम से कम है वो $5 to $6 है। अच्छा। और जो इस वक्त हम LNG जो इंपोर्ट गैस करते हैं उसको LNG कहते हैं, और वो RLNG जब उसको दोबारा प्रोसेस करते हैं तो उसमें दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो 10 साल, 15 साल, 6 साल के लिए हैं, और कुछ जो स्पॉट बाइंग होती है। अभी इस वक्त जो स्पॉट बाइंग हो रही है वो तो $35 पर MMBTU पे हो रही है। इसको ये जो इसका यूनिट होता है ना, ये MMBTU है, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो उसमें जो मेजरमेंट के लिए इस यूनिट का नाम मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको अंदाजा हो कि हम गैस जो स्पॉट बाइंग है $35 का मतलब है आजकल मोर देन 7,000। अगर 200 रुपए का डॉलर हो, अगर 225 रुपए का डॉलर हो तो मोर देन 8,000, उतनी क्वांटिटी की गैस। अच्छा, अब ये होता है कि इसकी प्राइस को निकालने के लिए एक एवरेज निकाली जाती है, यानी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो स्पॉट बाइंग है, जब उनको मिक्स करते हैं तो एक एवरेज में प्राइस थोड़ी नीचे आ जाती है। लेकिन वो भी इतनी नीचे नहीं आती, जाहिर है कि वो मिनिमम भी 15 से 17-18 डॉलर तक होती है। तो अगर $18 भी अगर आप लगा लें प्राइस, आजकल जो कास्ट कर रही है, तो 4,000 रुपए की जो गैस है। अब वो फर्टिलाइजर को कितने में दी जाती है? आप सबको हैरानगी होगी ये सुन के कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को गैस $1 या $1.35 में दी जाती है। अच्छा। और जो मतलब जी, और जो उनको मतलब जो लोकल गैस है वो उनको उसी क्वांटिटी की गैस 225 और 250 रुपए में दी जाती है। अब आप ये बताएं कि वो गैस जो आपका मुल्क खुद खरीद रहा है $18 में, $20 में एवरेज, वैसे तो स्पॉट बाइंग ज्यादा है, तो एवरेज जो आपको कास्ट कर रही है वो तकरीबन कोई $18 से $20 में कर रही है, और आप उनको दे रहे हैं $1, $2, मतलब और मैक्सिमम 850 रुपए में वो $3 बन जाएगा जो RLNG है। और जो आपकी लोकल गैस है आप उनको दे रहे हैं 250 और 225 रुपए में। अच्छा, कर दे आप इसलिए रहे हैं कि ये एक पावरफुल लोग हैं, लॉबिस्ट हैं, ये कहते हैं जी कि इससे फर्टिलाइजर बननी है और ये मुल्क में एग्रीकल्चर कंट्री है और उनको हमने खाद देनी है, और उससे आपकी जो आपकी GDP में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक्चुअली जो ये सब्सिडी है ये फार्मर को और ये किसान को और जिम्मेदार को पास ऑन होनी चाहिए। ये उनको पास ऑन करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतें कोशिश करती हैं, लेकिन वन वे आर द अदर किसी न किसी रीज़न की वजह से, चाहे वो मुशर्रफ साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा बीच में आए, गिलानी साहब हों, राजा साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये सब को मैनेज कर लेते हैं, या अगर थोड़ी सी आप स्लैंग वर्डिंग कहें तो ये बुलडोज कर लेते हैं, और अगेन इनको आप इसी प्राइस में गैस दे रहे हैं, और बजाय इसके कि फार्मर को और किसान को और एग्रीकल्चरिस्ट को इसका फायदा पहुंचे, जो नुकसान देखे। अब मुल्क सब्सिडी देके नुकसान करके अपने बात आपने की। मैं जरा थोड़ा सा मैं दोबारा इसको एक और तरीके से देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि $17-18 वहाँ से पड़ती है जो यूनिट है गैस का, इनको फर्टिलाइजर को दी जाती है तकरीबन $1, $1.5 पे दी जाती है। या मेरा ख्याल बता रहे थे बाज़ यूनिट को जो पुराने हैं उनको 350 रुपये भी मिल रही है, वो भी दे रहे हैं। ये जो डिफरेंस है $18 में जो वेल एड से मिल रही है 225, ये 225, ये जो डिफरेंस है ये $16-17 का, ये कहाँ से आते, कौन पे करते हैं? साहब जरा आप तो $18 के खरीद के ला रहे हैं, उनको $1-1.5 की दे रहे हैं, तो $16 कौन पे करते हैं सर? That's what is the problem at the moment। इस वक्त जो गैस कंपनीज हैं आपकी दोनों, वो 1500 अरब रुपए के
1500 बिलियन रुपीस की सर्कुलर डेट में फंस गए। वो आगे पीपीएल को पैसे नहीं देते हैं, वो ओजीडीसी को पैसे नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हर तरफ से वो पिस रहे हैं, यानी वो इंडस्ट्री को भी जो गैस दे रहे हैं, जो नॉन एक्सपोर्ट को दे रहे हैं वो 1100 रुपये में दे रहे हैं, जो आज का 5 या $5.5 बनता है। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दे रहे हैं वो 800 या 850 में दे रहे हैं। और वो जो हाउस होल्ड को दे रहे हैं, जो आपके डोमेस्टिक यूज़र को, जो लोअर ग्रुप है उसको तो वो दे रहे हैं एज लो एज कोई 150 या 300 रुपये में उतनी गैस दे रहे हैं। और उसका कोई फिक्स अमाउंट किया हुआ है कि अगर इतने यूनिट चलेंगे तो उनको उससे बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए दिन ब दिन ये गैस कंपनीज भी बुरे तरीके से सर्कुलर डेट में फंस गई। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एनर्जी है। पिछले साल पावर जनरेशन को 1100 अरब की सब्सिडी दी है मुल्क ने, और इस साल 1500 अरब की देगी। और इसी तरह गैस में इस वक्त आते हैं, आप जो बातें बता रहे हैं वेरी आई ओपनिंग होंगे आम लोगों के लिए। मेरा ख्याल है आई होप दे आर फॉलोइंग यू कि आप क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है सारे का सारा ये हुकूमत को ये लिफ्ट करना पड़ता है, आवाम को आगे आवाम को पड़ता है कि महंगी गैस लेके आप उनको सस्ती दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि फिर किसान भी शिकायत करते हैं कि हर दफ़ा डीएपी की, यूरिया की, उनकी कीमतें भी बढ़ रही होती हैं, ये सब्सिडाइज ये गैस भी ले रहे हैं, लोगों के पैसे के ज़रिए इनको फंड भी किया जा रहा है, उसके बावजूद वो बढ़ रही हैं, उसकी कीमतें भी बढ़ रही है। किसान को जैसे आपने कहा उसको प्रॉफिट भी नहीं जा, उसको फ़ायदा भी नहीं हो रहा कि डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है, वो ले रहे हैं, सारे के सारे फर्टिलाइज़र का वो जो है वो ले रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात जो कल बात हुई वहाँ पर वो थी उसकी असद उमर साहब के हवाले से जो लेटर की बात हुई कि $2 पे मिल रही थी गैस, तो उन्होंने लेटर लिख दिया कि जनाब को सस्ती गैस मिल रही है, मत लें अभी। जो भी उन्होंने कहा, जो भी मसाइल थे कि अभी नहीं लेनी आपने, बाद में वही गैस जो है वो $40 पे ली गई। तो उसकी क्या कहानी है सर, वो ज़रा प्लीज़ बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसमें ऐसे है रऊ भाई कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है ना पर मंथ कार्गो लेने की, वो है मैक्सिमम हमारे पास 2 टर्मिनल है, वो है 12 टर्मिनल लेने 12 कार्गोज लेने की। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइंड थे कोविड से पहले के, तो कोविड से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट साइंड थे वो थे 9 कार्गो पर मंथ के, जो कतर के साथ 8 या 9 कार्गो के, कुछ खत्म जी। हाँ, अब देखें ना कतर का इस वक्त जो कतर हमारे साथ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, यानी वो $100 मिलियन ऑलमोस्ट या $90 मिलियन पर कार्गो लॉस कर रहा है। अगर वो मार्केट में बेचे तो महंगा बेच सकता है, तो 8 या 9 के हमारे पास हमें फायदा हो रहा है तकरीबन जी, हमें फायदा हो रहा है। अच्छा जी, तो पर कार्गो। अच्छा, ये जो असद उमर की बात है इसको मैं आपको बताता हूं कि वो लॉन्ग टर्म कार्गो मौजूद थे। अच्छा, हमारे पास कोई कैपेसिटी या गैस की इतनी ज्यादा होती भी नहीं है कि अगर हम वो जो $2 या $3 पे आई थी ना स्पॉट जो शिप्स थे, वो शिप्स थे जो उस वक्त सी में फिर रहे थे, यानी वो बन के उनके पास भी कैपेसिटी नहीं थी, वो शिप्स में शिफ्ट हो गई थी गैस। और वो इसी तरह था जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो था, आपको याद होगा ब्रेंट माइनस पे था, लोग हैरान थे कि यार माइनस पे कौन बेचता है। माइनस पे कोविड में या 2019 दिसंबर एंड 20 में पहले 6 महीने 8 महीने माइनस पे इसलिए था कि वो रिफाइंड अपनी जो वेल्स थे उनके ऑपरेशन बंद नहीं कर सकते थे और उनको डंप करने की जगह नहीं थी, तो लोग उसको वो कह रहे थे कि आप खरीदें किसी तरीके से। इसी तरह वो स्पॉट के कार्गोस थे जो $2-3 में थे, वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो कल मैंने आपके मौजूदगी में सवाल भी किया कि इनके पास डिमांड जब आती है तब ये आगे ऑर्डर करते हैं। अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी बात उसने पीएलएल के एमडी ने आपके सामने जवाब दिया कि कोई बंदा एनर्जी में या इन चीज़ों में बड़ा लंबा फोर्सी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा जो हमारे मुल्क में वो टेक्निकल हमने इसीलिए उनको कहा जो ब्यूरोक्रेट्स या जो पीएलएल के और लोग बैठे थे एसएनजीपीएल और एसएसजीसी के, कि ये आप लोगों का काम था कि भाई आप कम से कम इतना तो गाइड करते कि हमें 2 कार्गो या 1 कार्गो और परमानेंट कर लेना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारे पास डिमांड नहीं है ना हमारे पास जगह है, तो कल हम रखेंगे कहा।
इस वजह से असद उमर साहब ने कहा कि अभी और ना लें, ये ना हो कि गैस ले लें और एलसी पेमेंट करें तो आगे आप जवाब ना दें। कोल आपको याद होगा, कोल भी बहुत नीचे गिर गया था। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जब बात चली जाएगी 2 से 40 पे आप जब खरीदेंगे, इट मीन्स कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, फ्यूचर हम वॉच नहीं कर सकते, कितना नुकसान हो जाता अगर सपोजली अगर आता सा कि जो 40 उस पे यूनिट पे जाके लिए हमने 2 की बजाय, वो तो सारे का सारा कहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क पड़ा है सर, बाद में लिए हमने उसको। बिल्कुल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क पड़ा, लेकिन उसमें क्लासरा साहब जो मैं ये समझता हूँ उसमें 2 चीजें मिल गई। एक तो ये मिल गया कि अभी ये एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड है, ये इसका रेट $10, $8, $15, $12 होता है स्पॉट का, और वो अगर एक आध स्पॉट जो आपका कार्गो है अगर वो भी अगर खुदा न खास्ता आप जाया कर लें तो आपकी एवरेज जो है ना वो मतलब अगर आपने सस्ती ली हो गैस और जाया हो जाए तो आपकी एवरेज बढ़ जाती है। एक तो ये इशू था, दूसरा ये जो जॉइंट इंटरनेशनल चल पड़े हैं ना। मैं सर बात काट रहा हूँ, लास्टली 2 सवाल सर, तो ना हमने कोई स्टोरी कैपेसिटी पे काम नहीं किया जब हमें पता है कि हमने उसके साथ लॉन्ग टर्म हमने मुआहदे किए हैं, कतर के साथ किए हैं, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बल्कि इस पे कमेंट कीजिएगा, खबरें आ रही हैं कि हम कार्गो शिप नहीं ले सके शायद अगले आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, सर्दियों में गैस नहीं होगी हमारे पास। तो एक तरफ ये मसले होते हैं कि $2 पे मिल रही होते हैं, हम इसलिए नहीं लेते जी, रखेंगे कहाँ, फिर $40 पे हम लेके आते, मिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क है। दूसरी तरफ हम कार्गो नहीं ले पा रहे, अभी सर्दियाँ आ रही हैं और गैस नहीं है लोगों के पास। तो ये बताएं कि जो आने वाला क्राइसिस है तो किस तरह की हुकूमतें चला रहे हैं, कैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, क्यों फ्यूचर थिंकिंग नहीं है। ये मुआहदे तो 2014 में किए थे कतर के साथ, अब तक 8 सालों में हम कोई यहाँ स्टोरी कैपेसिटी पे भी काम नहीं कर सके कि चलें जी जब सस्ती मिलती है आपको स्पॉट बाइंग लेकर आ जाए, रख लें, लॉन्ग टर्म तो हैं सो हैं। तो ये कैसे हुकूमतें चला रहे हैं, कौन लोग हैं ये सारे बैठे हुए हैं जो हुकूमतों में और जो पॉलिसीज बनाते हैं कि स्टोरेज पे टके का काम नहीं हुआ सर इन 8 सालों में सर। और ये क्राइसिस का बताइएगा जो आ रहा है सर्दी में क्राइसिस सर। बिल्कुल जी बिल्कुल आ रहा है। देखें ना जी, कंजम्पशन तो डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा 10% से जो हमारी डोमेस्टिक इंडिजिनस प्रोड्यूस है वो कम हो रही है। अभी हमारी सिंपल मैं आपको अल्फाज में बताऊं 3.25 अरब क्यूबिक फुट यानी 3.2 BCF पर डे कंजम्पशन है और डिमांड तो 4.25 अरब के करीब है। तो दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, कनेक्शन दिए हैं और इंडस्ट्री को गैस दे रहे हैं। और कादिर भाई ये सर्दियों में क्या होने वाले लोग डेफिनेटली बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं। यकीनन सर्दियों में बहुत क्राइसिस आने वाला है और गैस जो है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है। हमें 12 कार्गो मंगाने चाहिए जो 8 से 9 कार्गो हम मंगा रहे हैं और आगे चल के ये क्राइसिस जितना सर्दी बढ़ेगी उतना नुकसान लोगों को बिल्कुल नुकसान भी होने वाला है। और जी चले सर, आपका बड़ा शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। किसी वक्त आपको दोबारा लेंगे लाइन पे सर, फिर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।